सत्यम। चले चले ये बातें बाद में करेंगे। बोल दिया करो यार जब आ जाते हो। चलिए अच्छा ठीक है, बाद में बातें करते हैं। आगे देखो यहाँ पे। सतवीर बेचैन हो जाता है। नहीं, सत्यवीर बेचैन नहीं हो जा रहा है, एग्जैक्टली उसको लग रहा है कि सत्यम सो रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ये तो हो गया कंप्लीट। रिवोकेबल ट्रांसफर वाला एग्जांपल सबको समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, रिवोकेबल ट्रांसफर भी क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेम्युनरेशन रिसीव बाय स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो रेम्युनरेशन अगर रिसीव हो रहा है किसी भी स्पाउस को, स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी। अब हस्बैंड के लिए, हाँ बोलो। बताने रिकूबल ट्रांसफर पे किसको टैक्स देना पड़ेगा? रिवोकेबल ट्रांसफर में यस सर। अगेन ट्रांसफेरर को ही देना पड़ेगा, यानी कि राम को ही टैक्स देना पड़ेगा। ट्रांसफेरर अगर रिवोकेबल ट्रांसफर किया है तो मिस्टर श्याम को टैक्स नहीं देना सर पड़ेगा। तो उसका फायदा क्या हुआ रिवोकेबल ट्रांसफर का? कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसको पूरा ट्रांसफर करना है। बस बल्कि उसने मतलब उसके पैसा ले उसको बेचे तब वो सही है। यानी कि मान लो अगर कल को श्याम इनकम कमाने लगा और उसने कहा कि ठीक है, अपने भैया को कह रहा है कि भैया ये पैसा ले लो, अब वो कार मेरे नाम पे कर दो, तब तो वो बेचना क्लियर होगा। बात समझे? तब वो कार तो सर इस ट्रांसफर का मतलब क्या बना फिर? ये बस रिवोकेबल ट्रांसफर लोग दिखाने के लिए करते हैं, टैक्स बचाने के लिए, इसीलिए तो इसको ये तो बचा नहीं ना। हाँ, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर कोई करता है तो वो ट्रांसफर माना जाता ही नहीं है, सीधा सीधा। ये बस दिखाने के लिए लोग ट्रांसफर करते हैं यस सर। ताकि टैक्स ना देना पड़े। लेकिन जब जांच होती है और पकड़ में आता है कि यार ये तो रिवोकेबल ट्रांसफर था, तो ट्रांसफेरर की इनकम में वापस वो इनकम जोड़ दी जाती है। समझ रहे हो? इसलिए जांच नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्या है? रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब स्पाउस मतलब जीवन साथी है। अगर कोई रेम्युनरेशन रिसीव हो रहा है इसके द्वारा, अगर कोई, एक मिनट रुकना जरा, हाँ, अगर कोई रेम्युनरेशन अगर रिसीव हो रहा है बाय स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ऐसे केस में वो उस इनकम पे, उस रेम्युनरेशन पे कौन टैक्स देगा? अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यहाँ देखो लिखा हुआ है, समझते हैं पहले इसको। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस रेम्युनरेशन, दैट मीन सैलरी, रेम्युनरेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, कुछ भी। एक मिनट रुको। Under certain circumstances, remuneration received by a spouse of an form a concern in which the individual is having substantial interest is clubbed with the income of an individual. कई बार क्या होता है कि अपने इनकम होती है, इसको चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ओके, मिस्टर ए है, वो एक कंपनी में काम करते हैं और कंपनी का नाम है, कंपनी इज XYZ, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या कर रखा है? मिस्टर ए ने इस कंपनी के कुछ शेयर्स भी ले रखे हैं, ठीक है ना। सपोज करो 25% शेयर्स ले रखा है, 25% शेयर्स ले रखा है। अब और इस कंपनी के वो कुछ सैलरी भी पाता है, सैलरी या फिर कह लो रेम्युनरेशन, सैलरी लिख देते, सैलरी भी पाता है, प्लस उस कंपनी के शेयर्स भी खरीद रखा है, यानी कि प्रॉफिट में भी हिस्सा लेता है, सैलरी भी लेता है। अब उसने कहा यार सैलरी जो मेरी है, मान लो इसकी सैलरी है 15 लाख रुपए, तो ये 15 लाख रुपीज सैलरी है, तो इस पर टैक्स मुझे अच्छा खासा देना पड़ेगा। तो चूंकि उस कंपनी में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर किसी कंपनी में आपका शेयर्स होता है एक सर्टेन परसेंट से अधिक, तो उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो चूंकि आपका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है आप कंपनी को कुछ भी करने के लिए कह सकते हो। तो इन्होंने, मिस्टर ए ने क्या कहा अपनी कंपनी से, क्या करो, सैलरी पूरी मेरे नाम पे मत दिया करो क्योंकि मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। क्या करो, मेरी वाइफ के नाम पे सैलरी दे दो।
जैसे 15 लाख रुपीज मान लो मेरी सैलरी है, तो तुम क्या करो, मेरे नाम पे सिर्फ 8 लाख सैलरी निकालो, ठीक है। बाकी 7 लाख रुपए सैलरी क्या करो, मेरे वाइफ के नाम पे निकाल दिया करो। अब सवाल उठता है, जो मिसेज हैं वो तो काम करती नहीं है ना, तो यानी कि ये क्या हो गई, ये डमी एम्प्लॉय हो गई। ये एक तरह से कंपनी में डमी एम्प्लॉय की तरह है, ना तो उनकी कोई क्वालिफिकेशन है ना समथिंग है कि वो कंपनी में काम कर सके, लेकिन उनके नाम पे सैलरी जा रही है। तो सिंपल सी चीज है इस केस में, ये जो 7 लाख रुपए सैलरी जो ये मिसेस ए के नाम पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वापस किसके इनकम में जोड़ दी जाएगी, मिस्टर ए के इनकम में जोड़ दी जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो इनकम टैक्स कहता है कि कोई एक ही टैक्स देगा, या तो हस्बैंड दे या तो वाइफ दे, दोनों में से कोई एक ही टैक्स देगा। दोनों लोग से बेवकूफी न है। नहीं, बेवकूफी तो देखो तब होगी ना जब पकड़े जाएंगे, जब पकड़े नहीं गए, स्क्रूटनी नहीं हुई सब तब बिल्कुल देंगे। कई बार, हाँ बिल्कुल, और कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। हाँ ठीक है, अगर ये शेयर्स वाला पॉइंट नहीं होता, सपोज करो ये 25% शेयर्स नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कंपनी तो ऐसा करने नहीं देती, पहली चीज। लेकिन अगर आपने ऐसा कर भी लिया होता है तो सिंपल सी चीज है, तब फिर मामला ठीक था, तब मिस्टर ए की 8 लाख सैलरी, मिसेज ए की 7 लाख रुपए सैलरी, आराम से तुम छिपा सकते थे। लेकिन ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट जहां आ गया तो ये फंस गए। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही कंपनी में काम कर रहे हैं। अब बताओ उस केस में क्या होगा, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, और दोनों की क्वालिफिकेशन है या समथिंग है जिसकी वजह से वो ऑलरेडी उस जॉब पे है, अगर उनकी क्वालिफिकेशन उस लायक है, जो भी है, यानी कि देन इट्स ओके, देन दोनों अपनी अपनी इनकम पे टैक्स देंगे, तब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट फिर लागू नहीं होता, मतलब फेयर होना चाहिए। अब सवाल उठता है मामला फेयर है कि नहीं है, इसको जांच कौन करेगा, सिंपल सा, टैक्स ऑफिसर। तो ये टैक्स ऑफिसर के पल्ले, ये मतलब कि ये पाले में गेंद है, उसको वो जांचनी है। वापस आते हैं अपना टॉपिक, अब समझते हैं, तो अभी आपको थियरी समझ में आ जाएगी। तो देखिए ले रखा है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां रेमुनरेशन रिसीव बाय स्पाउस, अगर कोई रेमुनरेशन स्पाउस को मिल रहा है, जीवन साथी को मिल रहा है, ऑफ एंड फ्रॉम अ कंसर्न, किसी कंपनी से, कंसर्न से, इन विच द इंडिविजुअल हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जिसमें उस इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी उसमें उस कंपनी के शेयर्स भी उसके पास है, देन इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। तो ऐसे में किस एक ही बंदे की इनकम पे टैक्स देंगे, यानी कि उस इंडिविजुअल की इनकम पे ही टैक्स दिया जाएगा, जो बेसिकली उस कंपनी में जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब जरा सत्यम एक चीज बताओ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में कितना परसेंट शेयर है, कहीं मेंशन किया बुक में आपके? 20%. कितना परसेंट है? 20% of or more of equity share. ठीक है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना कितना जाता है, 20%। अगर आपका किसी भी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर्स होता है तो उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है। ठीक, चलिए, अगर जिसकी बुक में नहीं होगा तो मेंशन कर लेगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम एसेट्स, ये तो हो गया। इनकम फ्रॉम एसेट्स, ये अच्छा ये वाला पॉइंट पढ़ना था कि, तो इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जब घर अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर रहा था और उससे कुछ पैसा ही नहीं लेगा, जाहिर सी बात है वाइफ को कोई अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, हस्बैंड अगर वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो कुछ पैसे लेगा क्या? नहीं लेगा। तो उस केस में जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो उस इनकम पे कौन टैक्स देगा, वाइफ देगा कि हस्बैंड देगा? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, हस्बैंड ही टैक्स देगा। आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर ऑफ सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट ट्रांसफर, सेम ये ऊपर वाला केस,
दी फादर इन लॉ है, इन्होंने मान लो रेंट की इनकम 50,000 रुपये आ रही थी, तो इन्होंने चूंकि फादर इन लॉ के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी है, और फादर इन लॉ ने क्या किया, वो रेंट की इनकम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने डॉटर इन लॉ, ठीक है। वो किसके इनकम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉटर इन लॉ की इनकम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, डॉटर इन लॉ की इनकम किसके इनकम में जोड़ दी जाएगी, फादर इन लॉ की इनकम में जोड़ दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया। कहीं कोई किसी को इस टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं ना है, क्यों? नहीं सर। चलिए, तो नो। लगभग हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। अब लास्ट टॉपिक है माइनर चाइल्ड इनकम। हाँ पूछो पूछो। सर हाँ सर। बोलना चाह रहे हैं कि सर अगर पिता अगर पुत्र के नाम पे ट्रांसफर करता है तब भी वही केस चलेगा? देखिए, पिता अगर पुत्र के नाम पे ट्रांसफर करता है उसको हम वसीयत कहते हैं। क्या कहते हैं? वो तो गुजरने के बाद ना होता, मान लीजिए कि जीते जी ट्रांसफर कर दिया तो तभी वो इनकम किसकी मानी, कभी भी हो सकता है। तभी वो इनकम किसकी मानी जाएगी, जब तक उसका पिता जिंदा है तब तक उसी की इनकम मानी जाएगी, ठीक है ना, विदाउट कंसिडरेशन। सर मेरा बात सुनिए सर, अगर वो संपत्ति पिता का ना होते हुए उसकी उनकी माँ का हुआ हो, लेकिन वो अपने नाम पे ना ट्रांसफर करके सीधे अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दे तो माता जी की इनकम, तो वो गुजर गई। हाँ मतलब कहने का मतलब कि उनकी माँ के नाम पे संपत्ति था और वो अपने नाम पे ना ट्रांसफर करके सीधे अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर, तो बेटे तब की क्या होगा? बेटे की इनकम, बेटे की वो तो इनकम, बेटा का इनकम। यस सर। ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। चलिए यस आगे सर। बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। माइनर चाइल्ड इनकम क्या है? माइनर चाइल्ड इनकम सब लोग को क्लियर हो ही गया पहले से, फिर भी जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज क्लब विद द इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, है ना। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अर्न ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क, इनकम फ्रॉम स्किल, नॉलेज, टैलेंट, टैलेंट से कुछ भी कमा रहा हो, ऑफ माइनर चाइल्ड विल नॉट बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स। समझ गए ना। अगर वो अपने स्किल से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, अगर कुछ भी मतलब अपने टैलेंट से कमा रहा है तो पेरेंट्स की इनकम में नहीं जुड़ेगा। हाउएवर accretion from the such income will be clubbed with the income of parents of such minor, है ना। तो माइनर अपने इनकम जो भी अपने पेरेंट्स के इनकम में शो करा सकता है, या जो होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई भी अगर टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट, बार बार मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पेरेंट्स की इनकम में नहीं जुड़ेगी, उसको अपना पैन बनाना पड़ेगा, अपने पैन में जो भी उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाए, जो उसको सिग्नेचर अथॉरिटी बनाए, है ना, वो खुद अपना उस पर टैक्स देगा, सीधा सीधा बात। और अगर सपोज करो उसका स्पेशल टैलेंट नहीं है, उसका बर्थडे है, कुछ गिफ्ट आ गया है ना, और इस तरह की कुछ बर्थडे के अलावा भी कुछ इस तरह के केसेस हो सकते हैं जहाँ पे उसको गिफ्ट मिल रहा है या पैसे मिल रहे हैं, और तो वो इनकम सीधा सीधा उसके पेरेंट्स की इनकम में जुड़ेगी। इनकम ऑफ माइनर will be clubbed along with the income of parents whose income excluding mode क्यों लिखा है, excluding minor child income एक मिनट, यहाँ कुछ सेंटेंस में थोड़ा सा फंस रहे हैं, ठीक है। सत्यम देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है। हेलो। हाँ, बाकी सब लोग म्यूट कर लो भाई, सब लोग म्यूट कर लो, किसी का डिस्टर्बेंस। बस सत्यम पढ़िए। अच्छा। Income of minor child will be included with the income of that parent whose income excluding minor income is higher.
such parent can claim an exemption up to 1500 per child. अच्छा ठीक है, ये तो नीचे वाले पॉइंट के। However, हाँ However, income of minor child on account of any activity involving application of his skills, talent, or specialized knowledge or experience or manual work will not be clubbed. ठीक है, बाकी 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है अगर पेरेंट्स की इनकम में जुड़ेगी। अगर बच्चे की इनकम पेरेंट्स की इनकम में जुड़ रही है तो इनकम टैक्स 1500 रुपए का एग्जाम्पशन देती है। मान लो 20,000 रुपए कुछ इस तरह की कुछ Per child. हाँ पर चाइल्ड 20,000 रुपीज उसकी इनकम मान लो पेरेंट्स में जुड़ रही, तो 20,000 में से 1500 रुपए माइनस कर दिया जाएगा, 18,500 रुपीज ऐड किया जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो क्लबिंग ऑफ इनकम Yes. कंप्लीट हो गया। अब इसका भी इंटरव्यू क्वेश्चन होगा। चलिए अब इंटरव्यू क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन अभी तक, अच्छा यार आ गया, ठीक है। ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये आपका है, किसका है जी? ये अदर सोर्स का। ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। सबसे पहला क्वेश्चन है गोरख से। चलिए गोरख जी ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है मेंशन सम ऑफ द इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ इनकम्स के नाम बताइए, 3 इनकम के नाम बताइए जो अदर सोर्स में आते हैं। सर लॉटरी से ठीक है, इनकम, और यस सर। और सर अदर सोर्सेज जैसे कुछ मतलब जैसे प्रॉपर्टी से अब मतलब मिल गया। चलो एक और बताओ। सर जैसे मतलब जो मतलब ब्याज से मतलब ब्याज मिल गया उसको इनकम। हाँ ब्याज की इनकम हो गई, एक और बता दो। चलो चलो आवाज का कुछ डिस्टरबेंस है, छोड़ देते हैं। नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। चलो कोई नहीं, ओके। हाँ शिवप्रिया बताइए अदर सोर्स की इनकम। सर लॉटरी, रेंटल इनकम। ठीक है, रेंटल इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में जाती है ना? नो सर, मशीनरी वगैरह का अगर होगा तो वो इसमें जाएगा अदर सोर्स में। ठीक है, और जैसे हम ओकेशनली लेते हैं रेंट। कौन सा रेंट? सर ओकेशनली मतलब गाड़ी हो गई अपनी। ओकेजनली, ओकेजनली शिवप्रिया, ओकेजन बोलते हैं, ओकेजनली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। बिल्कुल सही, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन हो गया। इंटरेस्ट की जो भी इनकम होती है सब अदर सोर्स में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यू हैव रिसीव अ सम। अगला क्वेश्चन है सुशील भाई साहब से। यू हैव रिसीव अ सम ऑफ ₹40,000 फ्रॉम योर एम्प्लॉयर एज अ गिफ्ट, इज इट टैक्सेबल? सुशील, ओके लग रहा है मेरी आवाज वहां नहीं जा रही है। शीतल चलो तुम बता दो। यस सर। Second क्वेश्चन you have received a sum of ₹40,000 from your employer as a gift. Employer से गिफ्ट मिल रहा है 40,000 रुपए, इज इट टैक्सेबल? यस सर। किस हेड में टैक्सेबल है, सैलरी में है कि अदर सोर्स में? सर सैलरी में, अदर सोर्स में शायद जो 50,000 के अबव होता है वो। एम्प्लॉयर से अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो सीधा सीधा सैलरी में ही आएगा, वो अदर सोर्स में जा ही नहीं सकता सीधा सीधा। तो ये सर टैक्सेबल। 5,000 रुपए तक एग्जेम्पशन मिलता है। हाँ सर, 5,000 से ऊपर जो टैक्सेबल। अगला क्वेश्चन अब है, यस सर। what will
be your answer if the above sum as gifted by your father? सर टैक्सेबल नहीं होगा क्यों? क्योंकि वो हमारे फादर से मिल रहा है, और ऐसे केस में होता है कि अगर 50,000 से above होता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन यहाँ 40,000 ही है। दूसरा फादर है, रिलेटिव है, तो नहीं टैक्सेबल है। Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमित से। सर रिलेटिव से मिल रहा है इसलिए। हाँ, रिलेटिव से मिल रहा है, बिल्कुल। तो कितना भी अमाउंट होगा, कितना भी होगा, 50,000 से ऊपर भी होगा तब भी टैक्स नहीं होगा। Exempt होगा, बिल्कुल। नहीं 50,000 से ऊपर तो टैक्सेबल होगा ना। नहीं, अगर फादर रिलेटिव है ना, फादर रिलेटिव हो गया, मैंने बोला था रिलेटिव से हाँ अगर सर। गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। ओके सर, ओके सर। अगला है सर एक मिनट सर एक मिनट सर रिलेटिव करने के बाद तो केवल फादर मदर मतलब पेरेंट्स हो गए कि कोई भी रिलेटिव रिलेशन से मिलेगा हम गिफ्ट तो एग्जाम्प्ट माना जाएगा? थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। हेलो, थोड़ा सा रिलेटिव की डेफिनेशन दी होगी। हाँ, रिलेटिव की डेफिनेशन आपको दिया हुआ है बुक में, पढ़ना पड़ेगा। नीचे दिया हुआ है। बताओ रिलेटिव का मतलब। सर इसमें भाई बहन या फिर मम्मी पापा या फिर किसी आपके फादर इन लॉ या सन इन लॉ से को कुछ सर तो देते मतलब हैं। फैमिली मेंबर्स ही ना? हाँ मेंबर्स, बिल्कुल। मतलब फादर के साइड, लीगल, मम्मी के साइड के लोग नहीं माने। यस सर। समझे? अगर कोई लीगल भी उसका रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कोई देता है तब भी वो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। बिल्कुल। हो गया सुशील, क्वेश्चन क्लियर तुम्हें? यस सर। ठीक है, बाकी रिलेटिव का डेफिनेशन आप गूगल भी कर सकते हो, इनकम टैक्स में देख लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961? यस सर। अमित, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है। यस सर। If family pension received by family member of a deceased employee is fully exempt? नो सर, टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल। और डिडक्शन मिलता तो है ना? डिडक्शन कितना मिलता है? डिडक्शन फैमिली पेंशन में डिडक्शन भी मिलता है? यस सर। नहीं ध्यान है? नहीं सर। सत्यम, चलो तुम बताओ डिडक्शन कितना मिलता है फैमिली पेंशन सर में? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 15,000 और 1 by 3 whichever is less। यस सर। ठीक है ना? 33.50 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या फिर 15,000 whichever is lower, उसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये Yes, ध्यान रखिएगा अमित, ये मत भूलिए। अगला पीयूष पांडे। यस सर। ये क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव अ सम ऑफ ₹2 लाख, तुमको 2 लाख रुपए मिला है, फ्रॉम कौन Yes, बनेगा sir. करोड़पति? बधाई हो पहले तो। यस सर। स्टेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड ऑन सच इनकम। अब बताओ उस पे कितना तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा? सर 30%। क्या बात है, सही है, 30% टैक्स देना पड़ेगा। और ये इनकम किस हेड की इनकम है? सर ये अदर सोर्स का इनकम है सर। बिल्कुल सही, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, क्लबिंग ऑफ इनकम का है? नहीं सर, नहीं है? नहीं सर, क्लबिंग ऑफ इनकम का कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है। चलिए चलिए, कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। सत्यवीर, अच्छा मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो वीडियो से हेल्पफुल, मतलब वीडियो से कोई पढ़ता है कि बस ऐसे बस फालतू का वीडियो है? नहीं सर, हेल्प मिलती है सर। मैं पढ़ता हूँ, मेरा इस तरह पढ़ नहीं पाता। आज मिलेगा हेल्प। आज मिलेगा? अच्छा तुम्हारा आज तो मेरा नेटवर्क बहुत खराब था, मेरा भी छूटा सर, बीच बीच में मेरा कट जा रहा है। नेटवर्क नहीं, छूट गया है शुरू। अच्छा, वो सो रहा था। नहीं, मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम था।
अच्छा सर क्लास इसको की टाइमिंग क्या होगी? यार मॉर्निंग का सही है, अरे यार ज्यादा लोग कनेक्ट हो हाँ, जा रहे हैं। 3 बजे वाले में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मुश्किल से 13-14 ही लोग हैं। अभी देख रहे हो 16-17 लोग हो जा रहे हैं, तो ज्यादा लोग और प्लस ओके कनेक्टिविटी सर। सो जा रहा है सब। 3 बजे वाले से बेहतर है, ओके सर। तो इसलिए यही टाइमिंग सत्यम मॉर्निंग टाइमिंग सही है। सत्यम तुम्हारा इशू क्या है बताओ ना। थैंक यू सर। कुछ नहीं। सर सुबह में वो बहुत ज्यादा सोता है, सुबह में 10 बजे तक सोता है, इसीलिए यही प्रॉब्लम है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम रात में क्या करता है? तो तुम सुबह सुबह उठा दिया दो करो। बजे सुबह सुबह गाली देने लगेगा तो क्या करेंगे? गाली वाली मेरे मुंह से नहीं निकलता है। सुबह सुबह तुम कॉल कर दिया करो, उठा दिया करो उसको 8 ही बजे। नहीं सुबह सर उठने सुबह की सुबह आदत डीएनडी नहीं। एक्टिवेट कर दिया जाता है। अरे मम्मा का नंबर होगा, पापा का नंबर होगा, कॉल कर दो, वो उठा देंगे। कुछ नहीं, उठिए सुबह, अच्छी चीज है, सुबह उठिए। बाकी जिनको एक्सरसाइज करना है, मेरे खुद ही उठता था 9 बजे। हाँ सर, एक्सरसाइज मैं बहुत करता हूँ। हाँ गुड, तुम तो वैसे भी बगीचे में तुम पेड़ पे एक डाली से दूसरे डाली चढ़ते होगे, वही एक तुम्हारा एक्सरसाइज है ना? सही बात है। हमारा वही एक्सरसाइज हो जाता होगा। अभी आम क्या करूँ, वही डंबल नेटवर्क उठता ही नहीं पकड़ता है, है मेरा यार। एक्सरसाइज यार करेंगे। मैं क्या करूँ, मेरी तो बोलता तो हूँ पेड़ पे चढ़ जाया करो। उठाता हूँ यार भैया, ऐसे मत बोलो। उठाता हूँ, देखे नहीं है ऐसे लग रहा है। चलिए ठीक है, तो सर सब लोग। चढ़ता हूँ तभी ना सर पढ़ पाता हूँ, थोड़ा बहुत जो पढ़ता हूँ। अच्छा सही है। और सब लोग को मेरे ख्याल से आज की क्लास भी समझ में आ गई। क्लबिंग ऑफ इनकम। कल का हम लोग का क्या टॉपिक रहेगा? कल का हम लोग का टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ सेट है। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है। हम्म। तो किसी को अगर कुछ अभी भी पूछना है तो पूछ ले, लास्ट क्लोज डाउन करने जा रहा हूँ, तो क्लास ओवर करने सर जा रहा क्वेश्चन वगैरह दे दीजिए, जैसे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, हूँ। अच्छा इसका टेस्ट के लिए। क्वेश्चन पेपर। देखो बात, अच्छा ठीक है, आज मैं मैनेज करता हूँ टेस्ट पेपर, और कल आप लोग को शेयर करूंगा टेस्ट पेपर, ठीक है? और ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, यस सर। हाँ ठीक है? ऑनलाइन अपना ठीक है सर। जैसे आप लोग नहीं, दीपक कुमार सर भेजते थे, यस सर। हाँ वो वाला सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे को रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है सर। चलिए ठीक है। बाकी सो टुडेज क्लास इज ओवर, मैं लीव कर रहा हूँ। बाकी आप लोग को डिस्कस करना हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो बाय। ओके सर, बाय सर। बाय सर।